हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर प्ले विद साइंस में। जो आपका टेंथ क्लास का जो चैप्टर नंबर आपका 3 है आनुवंशिकी, उसके बारे में आपको मैं कुछ टॉपिक्स पीछे बता चुकी हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडलवाद पुनर्खोज। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि मेंडलवाद के बारे में। मेंडलवाद के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब मैं बात करूंगी कि इसकी पुनर्खोज किन किन वैज्ञानिकों ने की। ठीक है, तो मतलब पुनर्खोज से मतलब है कि जैसे मान लो किसी वैज्ञानिक ने अगर किसी चीज पर कोई चीज कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह किए, ठीक है, प्रैक्टिकल्स वगैरह करके उसके कुछ रिजल्ट्स दिए, फिर आने वाले टाइम के अंदर कुछ और वैज्ञानिक जो है उसी चीज पर दोबारा प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बारे में और एक्स्ट्रा बातें बताते हैं, उसको अच्छे से क्लियर करते हैं, तो वो उस प्रैक्टिकल की पुनर्खोज कहलाएगी। मेरे हिसाब से बात समझ आ गई होगी आपको। तो अब अपने बात करेंगे मेंडलवाद की पुनर्खोज के बारे में। तो जो मेंडलवाद की पुनर्खोज है उनके बारे में किन किन वैज्ञानिकों ने बताया। पुनर्खोज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो है आपका एरिन वॉन शेरमेक, ह्यूगो डी ब्रिज और एक है आपके कॉल कॉरेंस। तो ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडलवाद की पुनर्खोज की। यानी मेंडल ने जिस पे प्रैक्टिकल पहले किया था उस पे दोबारा प्रैक्टिकल करके उसके बारे में अच्छे से क्लैरिफाई किया। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि मेंडल की जो क्या कहते हैं, मेंडल ने ना 3 नियम दिए थे। ठीक है, जिसे मेंडल के नियम अपने कहेंगे। तो जो आपके 3 नियम हैं आपको ध्यान में रखना कौन कौन से हैं। इसे अपने बोलेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। आपका टॉपिक क्या है? मेंडल के वंशागति के नियम। देखो, अगर हम मेंडल के वंशागति के नियम की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है मेंडल ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहला नियम जो है वो है आपका प्रभाविता का नियम। दूसरा है आपका पृथक्करण का नियम। और तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये जो 3 नियम थे वो मेंडल के वंशागति के नियम थे। अब हम इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल के वंशागति के कितने नियम थे, तो आपको ये तीनों जो है ध्यान में रखना है। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो है प्रभाविता का नियम। सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्रभाविता का नियम। देखो, अगर अपने प्रभाविता के नियम की बात करते हैं तो कल जब मैं आपको मेंडल के 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में बता रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ लक्षण जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अप्रभावी होते हैं। प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो आगे नजर आते हैं और अप्रभावी लक्षण वे होते हैं जो आगे नजर नहीं आते या फिर जिनके लक्षण छुप जाते हैं। तो F1 जो आपका प्रभाविता का नियम है, इसके अंदर हम प्रभाविता को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं तो प्रभाविता का नियम जो है वो एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है। तो सबसे पहले आपका माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये एक संकर संकरण है क्या चीज। ठीक है, तो एक संकर संकरण किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है जब कभी क्रॉस करवाया जाता है यानी संकरण करवाया जाता है, तो संकरण के दौरान जब एक ही लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया जाए तो उसे एक संकर संकरण कहेंगे। ध्यान से समझना। देखो, इसके अंदर ना हम लेके चलेंगे पौधे की लंबाई पर। इसके अंदर हम बात करेंगे पौधे की लंबाई। और आपको पता है पौधे की लंबाई जो है इसमें आपने 2 लक्षण लिए, 2 आपके प्रकार थे। एक तो थे आपको इसके अंदर लंबापन और एक था इसके अंदर बौनापन। लंबेपन को तो शो करते हैं अपने कैपिटल टी से,
और बोनेपन को शो करते हैं अपने स्मॉल टी से। अब देखो पौधे की लंबाई क्या है, ये एक लक्षण है पौधे का। तो जब एक ही लक्षण के अलग अलग, ठीक है, जब एक ही लक्षण के अलग अलग क्या कहते हैं लक्षणों के अलग अलग प्रभावों के बीच क्रॉस करवाया जाता है, तो क्रॉस के दौरान जो आपको F1 पीढ़ी प्राप्त होती है और F1 पीढ़ी में जो लक्षण नजर आता है उसे अपने बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो सबसे पहले हम क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस में आपको ध्यान में क्या रखना है, इसे सबसे पहले अपनों ने क्या कहा, एक संकर संकरण कहा, क्योंकि हम सिर्फ इसमें एक ही लक्षण के बीच संकरण करवा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर लंबापन लेंगे हम, एक तो कैपिटल टी और एक बोनापन लेंगे स्मॉल टी, ठीक है। तो लंबेपन के लिए क्या था आपका कैपिटल टी और बोनेपन के लिए क्या है स्मॉल टी। इनको तो अपने बोलेंगे जनक, क्या बोलेंगे इन्हें अपने जनक। सबसे पहले क्या करना है, जनक में से आपको युग्मक अलग करने हैं। ये आपके क्या है युग्मक, इसमें भी मैं अलग कर देती हूँ इस तरीके से, इन्हें अपने क्या बोलेंगे युग्मक। अब जो आपके पास इस तरीके से युग्मक निकल के आए हैं, अपने इनके बीच क्या करवा देंगे क्रॉस करवा देंगे। तो इसको ध्यान से समझना, पहला इसके साथ क्रॉस करवाएंगे इसका, ठीक है। तो पहले नंबर वाले के साथ क्या बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद पहले नंबर वाले का करवाएंगे, इसके साथ क्या बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने इसका संकरण एक बार इसके साथ करवा दिया, एक बार इसके साथ करवा दिया, अब इसको भूल जाओ एक बार के लिए। अब आपने लेंगे इसको, अब इसका क्रॉस करवाएंगे, पहले इसके साथ क्या बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट इसका संकलन दोबारा किससे करवाएंगे, इससे क्या बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपने दो अलग अलग इसके प्रभाव, मतलब एक तो लंबापन लिया था और एक बोनापन लिया था, ठीक है। लेकिन जैसे आपने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, पहली बात तो इसे बोलते हैं अपने F1 पीढ़ी। इसे अपने क्या बोलेंगे F1 पीढ़ी या फिर F1 जनरेशन। तो देखो F1 पीढ़ी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब मैं बोल सकती हूँ 100% आपको क्या मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है। अब इसके अंदर जो आपका लंबापन है वो प्रभावी है और जो बोनापन है वो अप्रभावी है। तो ये सारे के सारे पौधे जो हैं वो आपके लंबे कहलाएंगे, ठीक है। मतलब जब मेंडल ने लंबे पौधे के बीच और बोने पौधे के बीच संकरण करवाया, तो संकलन के दौरान उन्होंने पाया कि जो रिजल्ट मिलता है ना, वो सारे के सारे पौधे कैसे दिखे, उन्हें लंबे दिखाई दिए। तो 100% जो पौधे उन्हें प्राप्त हुए सारे के सारे क्या थे, लंबे थे। क्लियर बात है। तो अब आपको पता चल रहा है कि भाई इसमें क्या हुआ, लंबापन नजर आ रहा है और बोनापन छिप जाता है। तो इस कारण से F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण नजर आते हैं उसे अपने बोलेंगे प्रभावी, और जो लक्षण नहीं नजर आते उसे अपने बोलेंगे अप्रभावी। यह था प्रभाविता का नियम। क्लियर बात, ध्यान में रखना है। प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है और इसके अंदर हम कोई भी लक्षण ले लेंगे, कोई भी एक लक्षण ले लेंगे, उनके बीच संकरण करवा देंगे। संकरण के दौरान जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसे अपने F1 पीढ़ी बोलेंगे और F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण नजर आते हैं और अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप खुद इसका लिख सकते हो। जो जो मैंने आपको बातें बताई है दोबारा सुन लो। डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि यह नियम एक संकर संकरण के नियमों पर आधारित है। इस नियम में समयुग्मजी लंबे पौधे व समयुग्मजी बोने पौधे के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस करवाने के दौरान F1 पीढ़ी में प्राप्त परिणामों के आधार पर जो आपके लक्षण नजर आते हैं उसे अपने प्रभाविता का नियम, उसे अपने प्रभावी, और जो लक्षण छिप जाते हैं उसे अपने अप्रभावी कहते हैं और इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है आपका वो सेकंड नंबर है आपका पृथक्करण का नियम। फर्स्ट जो है मेरे हिसाब से वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे पृथक्करण का नियम। सेकंड क्या है आपका पृथक्करण का नियम। देखो इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं
और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और एक और नाम से जान सकते हैं इसको, अपने मेंडल के वंशागति का द्वितीय नियम भी कह सकते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर अपने इसको बोल सकते हैं मेंडल की वंशागति का द्वितीय नियम। जो आपका प्रभाविता का नियम है उसे मेंडल की वंशागति का प्रथम नियम कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, मतलब कोई भी हेडिंग आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब अपने बात करेंगे पृथक्करण के नियम के बारे में। तो पृथक्करण के नियम में क्या होता है, आपने देखा कि जो आपका प्रभाविता का नियम था ना उसमें लक्षण छुप रहे थे, लेकिन पृथक्करण के नियम में क्या होता है, F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी आती है। इसमें F2 पीढ़ी में क्या होता है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में छुप गए थे ना, F2 पीढ़ी में वो लक्षण स्वतंत्र रूप से नजर आते हैं। यानी मैं बोल सकती हूँ F1 पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अंदर जहां आपके लंबापन प्रभावी था और बोनापन अप्रभावी था, छुप गया था, नजर नहीं आ रहा था, आपके पृथक्करण के नियम के अंदर वो मतलब नजर आने लग जाएगा, मतलब बोनापन जो है वो भी नजर आएगा। इस कारण से इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पहला स्टेप वही है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या ले लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी जो आपने प्रभाविता के नियम में करवाया ना वो वाला क्रॉस तो आपको करवाना ही पड़ेगा। ये आ गया कैपिटल टी, ये आ गया स्मॉल टी। नेक्स्ट अपने क्या करवाते हैं, इस तरीके से क्रॉस करवाते हैं, पहला इसके साथ, दूसरा इसके साथ, क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो होगी आपकी कौन सी जनरेशन, F1 पीढ़ी। आपको इनके आगे लिखना भी है, ये F1 पीढ़ी है, ये क्या है आपका युग्मक है, और ये आपका क्या है जनक है। ठीक है, अब F1 पीढ़ी के अंदर जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, F2 पीढ़ी के अंदर वही जनक होते हैं आगे, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब पहले आपने इसे जनक माना था, इसे जनक मानने के बाद जो आपका रिजल्ट आया वो F1 पीढ़ी का था रिजल्ट। अब F2 पीढ़ी के अंदर जो अपने क्रॉस करवाते हैं उसके अंदर जो हमने F1 पीढ़ी के अंदर रिजल्ट निकाला है उसे हम जनक लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ से लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है, तो अब आपका जो जनक है वो क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे अपने क्या बोलेंगे अब जनक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, युग्मक अलग कर लेना है, ये आपका कैपिटल टी, ये आपका स्मॉल टी, ये आपका कैपिटल टी, ये आपका स्मॉल टी। ये क्या है आपके युग्मक। क्लियर बात है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ध्यान है, पहला इसका करवाएंगे क्रॉस इसके साथ, क्या बन जाएगा कैपिटल टी, फिर इसका क्रॉस करवाएंगे सेकंड वाले के साथ, क्या बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको भूल जाओ, अब इसके साथ क्रॉस करवाना है, अब इसके साथ क्रॉस करवाएंगे क्या बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा स्मॉल टी। अच्छा, एक बात और बच्चों को कंफ्यूज ना करें। अब आप लोग यहाँ पे बोलो कि मैम यहाँ पे पहले कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, तो इसको इस तरीके से लिख दिया, लेकिन यहाँ पे पहले स्मॉल टी है और यहाँ पर कैपिटल टी है, तो हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो लक्षण प्रभावी होता है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है और जो लक्षण आपका अप्रभावी होता है उसको हमेशा बाद में लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो F1 पीढ़ी के जो क्या कहते हैं रिजल्ट है उनको जनक मानकर जब हमने क्रॉस करवाया तो क्रॉस करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं F2 पीढ़ी। क्लियर बात। अब ये बन गया आपका F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक तो क्या मिल गया, लंबा पौधा मिल गया, एक तो आपको क्या मिल गया प्योर लंबा, एक आपको क्या मिल गया, ये भी लंबा ही कहलाएगा लेकिन ये प्योर नहीं है, शुद्ध लंबे नहीं बोलेंगे, इसे अपने अशुद्ध लंबे बोलेंगे। ये अभी आपके पास क्या बन गया अशुद्ध लंबा, और ये आपके पास क्या बन गया शुद्ध बोना। तो देखो जहां पर बोनापन छुप रहा था
F2 जनरेशन में वो बोनापन आपको क्या है, साफ नजर आ रहा है, इसलिए अपने से क्या बोलेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और साथ ही साथ ये भी क्या है, एक संकर संकरण पर आधारित है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, एक संकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि इसमें भी आपके एक ही लक्षण के बीच क्रॉस करवाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे इनका जीनोटाइप और इनका फिनोटाइप। ठीक है, तो अगर अपने इसके जीनोटाइप की बात करते हैं और फिनोटाइप की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप समझो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या है। इनको हिंदी में अपने जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप बोल सकते हैं। तो जीनोटाइप जो होता है उसे अपने जीन प्ररूप बोलते हैं। जीनोटाइप में क्या होता है कि जीन के अकॉर्डिंग लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी की भी आंतरिक संरचना कैसी है, उसके आंतरिक जीन की संरचना कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट निकालना जीनोटाइप कहलाता है। और फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होता है, बाहरी लक्षण को देखकर उसका अनुपात निकाला जाता है। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर रेस कर देती हूँ, हम यहाँ पे लिख देते हैं जीनोटाइप या जीन प्ररूप, और एक आ जाएगा आपका, इसे अपने बोलेंगे जीन प्ररूप अनुपात, और एक आ जाएगा आपका लक्षण प्रारूप अनुपात। देखो, अगर अपने जीन प्रारूप अनुपात की और लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करते हैं, तो लक्षण प्रारूप अनुपात में अनुपात होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बाह्य लक्षण को देखकर अनुपात निकालते हैं। तो अब अगर बाह्य लक्षण देखें तो ये वाला पौधा बाहर से लंबा दिखेगा, ये वाला पौधा भी आपको बाहर से लंबा दिखेगा, ये भी आपको लंबा दिखेगा, पर ये आपको बाहर से कैसा दिखेगा, बोना दिखेगा। तो अगर मैं इसका लक्षण प्रारूप अनुपात निकालूं तो इसका अनुपात क्या रहता है, 3:1। 3 जो है वो तो बताएंगे लंबे पौधे को, और 1 जो है वो आपको बताएगा बोने पौधे को। क्लियर बात। तो आपका लंबा पौधा और ये हो गया आपका बोना पौधा। लेकिन अगर अपने जीन प्रारूप अनुपात की बात करें तो जीन प्रारूप के अंदर क्या होता है, उसके आंतरिक संरचना को भी देखा जाता है। अब ये पौधा लंबा तो है, ये पौधा आपका शुद्ध लंबा है, ये और ये आपका क्या है, लंबे तो है लेकिन शुद्ध लंबे नहीं है, इसे हम अशुद्ध लंबा बोलेंगे। और ये आपका क्या है, शुद्ध बोना है। तो जो इसका अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, 1:2:1। ये 1 किसको बता रहा है, शुद्ध लंबे पौधे को। ये 2 किसको बताएगा, अशुद्ध लंबे पौधे को। और जो 1 है वो बताएगा आपके बोने पौधे को, शुद्ध बोना बोल सकते हैं अपने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो आपका पृथक्करण का नियम है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और आप लोगों के कमेंट से, लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ। थैंक यू।